हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड जो लास्ट कुछ लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कल जो किया था हीट इंजन, जिसमें मैंने आपको एक हीट साइकिल बताया था और उसमें मैंने सोर्स, सिंक, प्लेटफॉर्म, स्टैंड ये सब बताए थे। अभी आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। वो हीट इंजन वहाँ तक कंप्लीट था, तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वो है कार्नोट साइकिल। Carnot cycle and its efficiency। हिंदी में कार्नोट साइकिल को बोलते हैं कार्नोट चक्र। कार्नो या कार्नोट, इंग्लिश में कार्नोट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कार्नो। तो ये साइंटिस्ट के नाम पे है, सैडी कार्नोट। उसी ने ये अपना एक साइकिल दिया था, उसी के नाम पे ही इस साइकिल का नाम रखा था कार्नो साइकिल। हिंदी में बोलते हैं कार्नो चक्र, इंग्लिश में बोलते हैं कार्नोट साइकिल। एंड इट्स एफिशिएंसी मतलब इसकी दक्षता। कल हमने हीट इंजन में किया था। हीट इंजन में हमने क्या देखा था कि सोर्स, ये सोर्स है जिसका टेम्परेचर मैंने T1 केल्विन लिया था, और ये क्या था सिंक जिसका टेम्परेचर लिया था T2 केल्विन, और ये क्या था कोई एक सिस्टम था जिसको क्या है सोर्स Q1 हीट दे रहा था, और इस सिस्टम से W वर्क हो रहा था। और फिर जो रेस्ट हीट बची थी, मान लिया Q2 बची है, तो वो QT हीट जो है सिंक को मिल रही थी, जिससे सोर्स के पास सिस्टम के पास पहले भी कोई एनर्जी नहीं थी, कोई हीट नहीं थी, सोर्स ने दी थी, फिर उसने वर्क किया और जो उसके पास बची थी, बची हुई हीट की अमाउंट उसने सिंक को दे दिया। मतलब जो सिस्टम लिया है, जो वर्किंग सब्सटेंस लिया है, वो कैसी स्टेट में आ चुके हैं, इनिशियल स्टेट में आ चुके हैं। तो वापस से जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे वापस आ जाना, वही हो रहा है सिस्टम के साथ। जहाँ से सिस्टम को जैसे लिया था बिल्कुल वैसे ही, पहले भी उसके पास हीट नहीं थी, पहले सोर्स ने दी, वर्क दिया और बाकी बची हुई हीट दे दिया, इनिशियल स्टेट में आ गया। तो ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइकिल। तो ऐसा ही साइकिल कार्नोट ने अपने जो इंजन बनाया था उसमें किया था, और कार्नोट ने जो इंजन बनाया था उसने ये माना था कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम है। एक टाइप से वो 100% के जितनी एफिशिएंसी वो कंसिडर कर रहा है, लेकिन हम जब करेंगे बाद में तो हमें पता चलेगा कि एफिशिएंसी 100% आना मतलब आइडियल केस होना, जो कि पॉसिबल नहीं है। आइडियल गैसेस भी नेचर में पॉसिबल नहीं है, तो आइडियल कार्नोट साइकिल कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था कार्नोट साइकिल ने। मैंने साइकिल क्यों बताया, क्योंकि कार्नोट ने ऐसा ही एक साइकिल बनाया था। उसने क्या किया था कार्नोट ने जो अपना इंजन बनाया था उसे अलग अलग रिवर्सिबल प्रोसेस, ये वाली टर्म जो थी रिवर्सिबल प्रोसेसेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों मैंने आपको कल बताए थे। रिवर्सिबल क्या था, जैसे अपोजिट डायरेक्शन में भी करवाई तो वो बिल्कुल वैसा ही सिस्टम काम करेगा, या बिल्कुल वैसे ही वो काम हेल्ड होगा जैसे कि वो इनिशियल स्टेज में अपने, या जैसे वो पहले सही डायरेक्शन में हो रहा था। ठीक है, और रिवर्सिबल इसके अपोजिट था। तो कार्नोट ने क्या किया कि जो इंजन बनाया था अपना, कार्नोट इंजन भी बोल सकते हैं इसको, उसने क्या कहा कि जब कार्नोट इंजन को अलग अलग रिवर्सिबल प्रोसेसेस से गुजारा, और जैसे ही उसको बार बार रिवर्सिबल प्रोसेसेस से गुजार रहे हैं, साइकिल का मतलब फिर से इनिशियल स्टेज में आ रहा है, एक साइकिल पूरा हुआ है यहाँ पर भी, तो अलग अलग रिवर्सिबल प्रोसेसेस से गुजारने के बाद इंजन फिर से अपने क्या इनिशियल स्टेट, प्रारंभिक अवस्था में आ गया, तो उसको उसने क्या बोला, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल मेरे हिसाब से क्लियर होगा। कार्नोट साइकिल क्या है कि किसी इंजन को अलग अलग रिवर्सिबल या फिर उत्क्रमणीय प्रक्रमों से गुजार करके वापस से उस इंजन को उसकी इनिशियल स्टेज यानी कि प्रारंभिक अवस्था में लाना ही क्या है, कार्नोट चक्र है या फिर कार्नोट साइकिल है। तो ये तो था कार्नोट साइकिल। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या थे, कार्नोट ने दो प्रोसेसेस करे थे, वो कौन कौन से किए थे। कार्नोट ने बेसिकली जो है दो प्रोसेस करे थे। पहला तो उसने आइसोथर्मल पे किया था, आइसोथर्मल मतलब समतापी, और दूसरा क्या था एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मतलब रुद्रोष्म। ऐसा प्रोसेस समतापी प्रक्रम क्या था जिसमें टी क्या कांस्टेंट है, यानी कि डी यू क्या है जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो थी,
ये प्रोसेसेस करवा रखी हैं। फिर एडियाबैटिक क्या है, जिसमें हीट का एक्सचेंज क्या होता है, नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता, मतलब dq की वैल्यू क्या है, 0 है। यही था एडियाबैटिक। तो आपने 11th क्लास में कार्नोट साइकिल पढ़ा हुआ है, उसकी एफिशिएंसी भी पढ़ी हुई है। कार्नोट साइकिल में कोई चेंज नहीं आया, वही का वही कार्नोट साइकिल है। तो उसने क्या किया, कार्नोट ने सबसे पहले क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस से गुजार कर उसे अपनी इनिशियल स्टेज में लेके आया इंजन को। तो इसको क्या बोला, कार्नोट साइकिल। दो तरीके के प्रोसेस करे, एक तो आइसोथर्मल, एक एडियाबैटिक। आइसोथर्मल भी दो करा था, एक तो किया था एक्सपेंशन और एक क्या किया था, कंप्रेशन, कंप्रेस लिख रही हूं मैं। एडियाबैटिक में भी यही दो प्रोसेस करे थे। तो टोटल आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के दो दो प्रोसेसेस से उसने क्या 4 प्रक्रम करे। एक तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो चारों प्रक्रम, यानी कि समतापी एक्सपेंशन का मतलब होता है प्रसार, मतलब गैस को एक्सपेंड कराना। एक तो समतापी प्रसार, संपीड़न, रुद्रोष्म प्रसार, और समतापी संपीड़न यानी कि कंप्रेस करना, उसको दबाना। दूसरा क्या था, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो 4 प्रोसेसेस करके सिस्टम को फिर से, या जो इंजन था या जो वर्किंग सब्सटेंस था, उसको फिर से उसकी इनिशियल स्टेज में लेकर आया। और उससे क्या हुआ, एक साइकिल पूरा हुआ। इसी को क्या बोलते हैं, कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो देखते हैं कार्नोट साइकिल है क्या। ये तो था इसका बेसिक। तो देखो कार्नोट साइकिल है क्या। सबसे पहले इसमें भी वही लिखना है, सोर्स, सिंक और ये जितने भी थे। सबसे पहले हमें क्या लेना है, सोर्स लेना है। सोर्स क्या था, सोर्स क्या था, एक ऐसा हीट रेजरवायर की तरह बिहेव करता है। हीट रेजरवायर मतलब एक ऐसा, रेजरवायर का मतलब होता है भंडार, हीट मतलब उष्मा। तो सोर्स क्या है, एक ऐसा पदार्थ तो क्या है, एक ऐसी, आप क्या बोल सकते हो सोर्स को, एक ऐसा अपैरेटस टाइप ले सकते हो जो कि क्या उष्मा के भंडार की तरह काम करेगा, या फिर जो उष्मा का भंडार है, और जिसकी हीट कैपेसिटी क्या ली थी हमने, इन्फिनिटी ली थी। अगर किसी चीज की हीट कैपेसिटी मतलब हीट ग्रहण करने की, उष्मा ग्रहण करने की क्षमता अनंत है, तो आप उसको 5-10 मतलब 5-10 जूल एनर्जी दे देते हो, हीट दे देते हो, तो क्या उसका टेम्परेचर चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी तक हीट ले सकता है। तो हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी होने से इसको कितनी भी उष्मा ये दे दे, सोर्स है तो ये देने का काम करेगा, इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। उस टेम्परेचर को हमने क्या लिया था, T1 केल्विन। फिर हमें क्या लेना है, सिंक लेना है। सिंक में भी इसका ये भी लिखना है कि इसका ये जो सरफेस है ऊपर वाला, वो तो कैसा था, चालक, और इसकी वॉल्स और ये जो बॉटम है वो कैसी है, कुचालक है। सिंक में भी यही था, जब सिस्टम को हीट देनी है, जितना उसका वेस्ट बना, जैसे हीट इंजन में देखा था, Q1 हीट लेके W वर्क करा, जितनी बच गई थी सिस्टम को फिर से इनिशियल स्टेज में लाने के लिए सिंक पे रखा, ताकि वो जितनी वेस्ट ऑफ हीट थी या जो बची हुई रेस्ट हीट है वो सिंक को दे दे। तो सिंक की भी हीट कैपेसिटी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। इसको कितनी भी हीट दे दो, इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, जो कि T2 केल्विन है। और हमेशा याद रखना कि T1 को T2 से ज्यादा लिया गया है। ठीक है, सोर्स का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर से ज्यादा है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कार्नोट साइकिल में कार्नोट साइकिल की डेफिनेशन लिखने के बाद आपको सोर्स, सिंक, प्लेटफॉर्म और इन सबको क्या है, डिफाइन करना है। तो प्लेटफॉर्म क्या है, जब ना तो सिस्टम को हीट देनी है और ना ही क्या सिस्टम ने हीट लेनी है, तो ऐसे स्टेज में क्या है, ये जो सिस्टम था, सिस्टम क्या था, जो सिलेंडर में गैस भरी हुई थी वो, या जो वर्किंग सब्सटेंस है उसको क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं। जब ना तो हीट देनी है वर्किंग सब्सटेंस को, ना ही वर्किंग सब्सटेंस ने हीट रिलीज करनी है, तो इस टाइम में उसको प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, क्योंकि इसके सारे एंड, सारी सरफेसेस, बॉटम एंड अपर सरफेस सब और वॉल्स क्या कुचालक है, इंसुलेटेड है। अगर ये कुचालक है तो हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, अगर चालक होती तो होता। फिर हम इसमें क्या लेते हैं, वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस को हिंदी में बोलते हैं कार्यकारी पदार्थ। तो कार्यकारी पदार्थ क्या है, वो वर्किंग सब्सटेंस है जिसका हम यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या, एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर भी कैसा लिया, जिसकी वॉल्स कैसी हैं, इंसुलेटेड है। ठीक है, ये मैं इंसुलेटेड को शो कर रही हूँ ऐसे,
इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन भी कैसा है, इंसुलेटेड है, ये पिस्टन लगा हुआ है, और इसका ये जो बॉटम है वो कंडक्टिव है, चालक है। इसके अंदर क्या है, आइडियल गैस भरी हुई है। तो ये जो आइडियल गैस है वही वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है। तो क्या लिखना है, हमने एक सिलेंडर लिया है जिसका ये जो बॉटम है या जो नीचे वाला तल है वो चालक की तरह बिहेव करता है। क्यों चालक की तरह, जब इस वर्किंग सब्सटेंस को हीट देनी है तो इस सिलेंडर को उठा के सोर्स पे रख देंगे, दोनों चालक सतहें आपस की कांटेक्ट में आएंगी तो हीट का फ्लो हो जाएगा। या फिर जब इसको क्या है, हीट सिंक को देनी हो तो इसको सिंक पे रख देंगे, दोनों कंडक्टिव सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो हीट का एक्सचेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इसका ये जो बॉटम है सिलेंडर का वो कैसा लिया जाता है, कंडक्टिव। इसके अंदर आइडियल गैस भरी हुई है, आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो। और एक पिस्टन लगा होता है, पिस्टन पी, या फिर इसको पिस्टन ही लिख दो। ये पिस्टन क्या है, फ्रिक्शन लेस इसके अंदर ऊपर और नीचे मूव कर सकता है। तो ये चारों चीजें, और कार्नोट साइकिल की डेफिनेशन आपको लिखनी है। ये मत सोचेगा कि हीट इंजन में भी ये था, इसमें भी ये है, तो प्रोसेस ही सेम है, हीट इंजन के बाद ही कार्नोट साइकिल आया। तो ये चीजें वहां पर एग्जाम में भी लिख के आनी। तो अब इसके चार प्रोसेस जो मैंने बताए थे कार्नोट साइकिल में, कार्नोट ने अपना इंजन बनाने के लिए समतापी, पहले क्या है, इस गैस का समतापी प्रसार कराया, यानी कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराया, फिर उसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराया। 2 बार एक्सपेंशन हो गया, उसको उसकी इनिशियल स्टेज पे लेके आनी है। इनिशियल स्टेज पे लाने का मतलब क्या, मैं यहाँ पर देखूँ तो मैंने मान लिया कि इसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है। अब जब हम इसका एक्सपेंशन करा रहे हैं, प्रसार करा रहे हैं, तो दाब तो ऑटोमेटिक कम होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो इस केस में क्या है, इसको इनिशियल स्टेज पे लाने का मतलब क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम को वही रखना जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। तो 2 बार एक्सपेंशन कराना। जब हम प्रसार कराते हैं तो देखो बेसिक क्या होता है कि ये कोई वैसल ले लिया, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ, सिलेंडर ही ले लो, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक्सपेंशन करा रही हूँ, मतलब गैस जो एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है, तो गैस के एक्सपेंड होने से एक नॉर्मल सी बात है, गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो ये जो वेसल था उसके ऊपर तक चले जाएंगे। पहले तो यहाँ तक थी गैस, इतनी पार्ट में। अब मैंने इसका एक्सपेंशन कराया तो गैस ने इतना डिस्टेंस और कवर किया, मतलब मॉलिक्यूल्स दूर हुए। मॉलिक्यूल्स दूर होने का मतलब क्या, प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है, प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन ये जो वॉल्यूम जितना गैस के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया था, जितना स्थान घेरा था, वो बढ़ रहा है। तो P और V चेंज हुआ, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन करा रहे हैं, फिर से P और V चेंज होगा। तो प्रेशर तो घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, जबकि मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो प्रेशर लिया है उतना ही प्रेशर उतना ही वॉल्यूम बनाना है। तो एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंशन से प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो गया। तो अब इसको इनिशियल स्टेज पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक गैस आ गई है एक्सपेंशन होकर के, मान लिया, ठीक है। तो इस गैस को मुझे संपीड़ित करना पड़ेगा। मैं ऊपर से इस पिस्टन के ऊपर कोई फोर्स लगाऊंगी, तभी ये जो पिस्टन है नीचे की ओर आएगा। पिस्टन नीचे की ओर आएगा, मान लो पिस्टन यहाँ आ गया। अगर पिस्टन यहाँ आता है तो इसका मतलब क्या, फोर्स क्या है, फोर्स और प्रेशर में होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर में एरिया। पर यूनिट एरिया में लगने वाला बल ही क्या है, प्रेशर है। अगर फोर्स बढ़ रहा है मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, मुझे प्रेशर बढ़ा करके ही तो उसके इनिशियल स्टेज पे लेके आना है। तो इसीलिए कार्नोट ने क्या किया था, एक्सपेंशन के बाद कंप्रेशन यानी कि प्रसार के बाद संपीड़न कराया, ताकि प्रेशर और वॉल्यूम इनिशियल स्टेज में जितने हमने लिए थे वर्किंग सब्सटेंस का उतना ही आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए 2 बार कंप्रेशन और 2 बार एक्सपेंशन कराया। तो अब देखते हैं कि कार्नोट ने ये कैसा किया था। तो पहला प्रोसेस पढ़ते हैं इसमें। पहला प्रोसेस वो क्या कराता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, समतापी प्रसार प्रोसेस, समतापी प्रसार प्रक्रम। तो पहला उसने समतापी प्रसार कराया। तो देखो क्या हुआ, समतापी प्रसार कराया, तब आप क्या लिखोगे कि ये जो वर्किंग सब्सटेंस का या जो सिलेंडर था, प्रसार कराना है, पहले हम हीट देते हैं। हीट देंगे तो देखो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को एक टाइप से एनर्जी मिल रही है, गैस के अणुओं को। अगर ऊर्जा मिलेगी तो वो अणु क्या करेंगे, एनर्जी मिलेगी तो वो इसको एक्सपेंड ही कराएंगे गैस को। अगर किसी मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है तो वो एक बेसिक सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि वो एक्सपेंड होती है गैस। तो एक्सपेंड होगी, प्रसारित होगी, और कैसा हम प्रसार कराएंगे, ऐसा कराएंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे।
तो एक थर्मल इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा। थर्मल इक्विलिब्रियम से सबसे पहले तो ये लिख देना समतापी प्रसार में कि इस सिलेंडर को उठाकर सोर्स पे रख देंगे। तो सोर्स पे रखने से देखो क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि कोई सिस्टम है, मान लो कि कोई ग्लास है, उसके अंदर क्या है, मान लो ये कोई ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर पानी पड़ा है, गर्म पानी, और ये क्या है, ये सिस्टम की तरह ही बिहेव करेगा। इसको मैंने क्या है बाहर एटमॉस्फेयर खुले में रख दिया, इसको कोई ढका वगैरह नहीं है, सिंपल नॉर्मल स्टील का ग्लास है। तो देखो कुछ टाइम के बाद आप क्या देखोगे कि ये जो गर्म पानी था वो थोड़े टाइम के बाद कैसा हो गया, ठंडा हो गया, हॉट से कोल्ड हो गया। मतलब ये आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया है, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप इस सोर्स के ऊपर, मेरा ये बताने का रीजन क्या था, ये जो वर्किंग सब्सटेंस का सिलेंडर है, इसे उठाकर इस सोर्स पे रखोगे तो सोर्स का काम तो क्या है, हीट देना। वो क्या करेगा, इस सिलेंडर में ये जो वर्किंग सब्सटेंस है इसको हीट देगा। और कब तक हीट देगा, जब तक कि ये जो वर्किंग सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर कितना हो जाए, T1 केल्विन के बराबर हो जाए। मतलब दोनों आपस में क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो क्या लिखना है, इस सिलेंडर को उठाकर सोर्स पे रखेंगे और जब टेम्परेचर दोनों का T1 हो जाएगा तब तक क्या है, हीट का फ्लो होगा। और आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में T क्या है, कांस्टेंट है। अगर T कांस्टेंट है तो du की वैल्यू 0 है, इंटरनल एनर्जी 0 है। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कर्व देखते हैं कैसा आएगा। अगर T कांस्टेंट है तो इतना तो पता है, PV = RT होता है। T कांस्टेंट है तो P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V आएगा। तो मैं अगर कर्व देखूं, V को इस साइड लिया, P को इस साइड लिया, तो मेरे पास कुछ ऐसा सा कर्व बनेगा। यानी कि मैंने मान लिया कि सिस्टम का प्रेशर पहले P1 है फिर V1 है, जब हमने उसको सोर्स के ऊपर रखा नहीं है उस टाइम। यानी कि इनिशियली वो यहाँ पे है P1 और V1। फिर क्या किया, इस सिस्टम को उठा करके सोर्स पे रखा। सोर्स से जब हीट मिली, हम क्या करा रहे हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, मतलब ऐसा एक्सपेंशन करा रहे हैं जिसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। हीट मिला है तो जाहिर सी बात है एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो मतलब प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। वो मैंने अभी बताया था, प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। तो देखो प्रेशर P1 से कट गया और वो P2 तक आ गया। और वॉल्यूम देखो क्या, वॉल्यूम मैंने मान लिया V2 हो गया। और हम टेम्परेचर, ये सर्कल ऐसा जा रहा है, साइकिल मैंने साइन बनाया, टेम्परेचर को मैंने T1 लिया तो T1 लिख दिया। तो वर्क डन देखते हैं क्या होगा। वर्क डन W क्या है, मुझे पता है क्या है, P dV का इंटीग्रेशन। P कांस्टेंट नहीं है इसीलिए इंटीग्रेशन लिया। एंड वी नो दैट PV = RT है। यहाँ पे T को हम T1 ले रहे हैं और P हमारा भी कैसा है, P1 V1 की फॉर्म है, वो बाद में लिखते हैं। तो वॉल्यूम V1 से V2 जा रहा है तो लिमिट ले ली V1 से V2। P की जगह मैं वैल्यू लिख देती हूँ R T1 dV ओवर में V, क्योंकि देखो यहाँ से अगर मैं P निकालूँ तो वो क्या होगा, RT ओवर में V, यही होगा। तो मैंने टेम्परेचर T1 लिया आइसोथर्मल में, T1 = कांस्टेंट। तो W देखो क्या आ जाएगा, R T1 बाहर आ जाएगा, dV ओवर में V बचेगा, लिमिट है V1 से V2। dV ओवर में V का इंटीग्रेशन करोगे तो log V बनेगा। तो मैंने क्या लिख दिया, log E बेस V। लिमिट मेरे पास क्या है, V2 से V1। तो R T1 log E बेस V2 माइनस का log E बेस V1 बनेगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ, log U माइनस V का क्या होता है, log U ओवर में log U ओवर में V। और ये मैंने पहले भी बताया था, E नेचुरल होगा, इसको 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो R T1 log 10 बेस V2 ओवर में V1। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे ये जो W लिया इसको W1 ले लेते हैं कि अब ये किसका काम है, इक्वेशन फर्स्ट आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। अब एक्सपेंशन करा दिया, एक बार और इसका एक्सपेंशन करेंगे, लेकिन कैसा, एडियाबैटिक। तो दूसरा प्रोसेस देखते हैं, वो क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराना है। एडियाबैटिक मतलब हीट का फ्लो 0 है, हीट का एक्सचेंज 0 है। तो हीट का एक्सचेंज 0 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सब्सटेंस था पहले सोर्स पे रखा था, इसको उठा के मैं प्लेटफॉर्म पे लिख दूं। अगर प्लेटफॉर्म पे रखूं तो हीट का फ्लो तो नहीं हो पाएगा ना।
तो अब क्या करेंगे, इस वर्किंग सब्सटेंस वाले सिलेंडर को उठा के प्लेटफॉर्म पे रख देंगे। देखो इस प्रोसेस में क्या है, गैस काम कर रही है, वर्क जो है वो सिस्टम कर रहा है, क्योंकि एक्सपेंड तो गैस खुद हो रही है एनर्जी लेके, और हम क्या करा रहे हैं, अभी भी हमें क्या कराना है, एक्सपेंशन कराना है। तो क्या करते हैं, पहले टेम्परेचर T1 हुआ, T1 किसका टेम्परेचर था, सोर्स का। अब अगर हम उसका एक्सपेंशन करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं कि Q जो है dq की वैल्यू 0 है, dq की वैल्यू 0 करानी है, एक्सपेंशन हो रहा है मतलब प्रेशर और घट रहा है और वॉल्यूम और बढ़ रहा है, यही होगा। तो कैसा प्रोसेस हो जाएगा, एडियाबैटिक है, मतलब हीट जो है वो फ्लो नहीं, बाहर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन गैस का करानी है, उसको उठाकर सिलेंडर पर प्लेटफॉर्म पे रखा, तो मॉलिक्यूल्स के पास तो अभी भी वो इन्होंने जो सोर्स से हीट ली थी वो एनर्जी पड़ी है, वो हीट पड़ी है। अगर वो एनर्जी पड़ी है तो गैस क्या करेगी, उसका एक्सपेंशन होगा, लेकिन कैसा होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे पड़ा है। तो तब तक उसका एक्सपेंशन कराएंगे। अगर कोई चीज़ एक्सपेंड हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है वो ठंडी होगी, तो उसका एक्सपेंशन तब तक करवाया जाएगा जब तक कि उसका टेम्परेचर, वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर के बराबर आ जाए। जब सिंक के टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा तब तक हम उसका एक्सपेंशन कराएंगे, और हम करवा क्या रहे हैं, एक्सपेंशन करवा रहे हैं, तो प्रेशर क्या है, अभी भी कैसा हो जाएगा, घटेगा ही। ठीक है, तो मैं सारे कर्व्स को एक साथ बना दूंगी अभी। तो पहले मेरे पास ऐसा एक कर्व आ चुका है, ऐसा, जब मेरे पास इतना आया P1 V1, यहाँ पे आ चुका है P2 V2, इसको लिख दो, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अभी भी प्रेशर ही घट रहा है, प्रेशर घट रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया, मान लिया कि P3 V3 आ गया, प्रेशर घट गया और वॉल्यूम और बढ़ गया, देखो V2 से। तो ये कर्व तो किसको दिखा रहा है, एडियाबैटिक, ये तो आइसोथर्मल को दिखा रहा है, T1 को। ये किसको दिखाएगा, यहाँ पे क्या टेम्परेचर T2 होना चाहिए, तो ये T2 को शो कर रहा है। तो वर्क डन देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैंने उसको ले दिया W2, वो क्या होगा, देखो PdV ले रहे हैं। अब वॉल्यूम V2 से 3 पे जा रहा है, कर्व B से C पे जा रहा है, B पे 2 है और C पे V का 3 है, तो मैंने लिमिट्स वो ले ली। अब हमें पता है कि अगर एडियाबैटिक है तो उसके लिए इक्वेशन ये होती है PV गामा इक्वल्स टू K, तो वैसे ही लिख देते हैं। तो मैंने K को बाहर लिख दिया, P की वैल्यू लिख दी K ओवर में V गामा, तो मैंने V की माइनस गामा डॉट dV V2 से V3 कर दिया। इंटीग्रेशन करूंगी मैं तो K ओवर में माइनस गामा प्लस 1 आएगा। इतना तो आपको पता है कि पावर का इंटीग्रेशन कैसा होता है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने डायरेक्ट लिख दिया माइनस का गामा प्लस का 1 माइनस V2 माइनस गामा प्लस का 1, यही आएगा। इंटीग्रेशन करके मैंने डायरेक्ट लिमिट लगा दी। और अगर आपको ये नहीं पता तो हमने कल वाले लेक्चर में एडियाबैटिक प्रोसेस किया था, उसमें ये सॉल्व भी किया था। तो W2 की वैल्यू देखो क्या आएगी मेरे पास, मैं माइनस को कॉमन लेती हूँ और इधर से भी कॉमन लिया, जैसे कल किया था, कॉमन लिया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस गामा, इसको मैंने लिख दिया गामा का -1, मैंने -1 कॉमन लिया, तो यही आएगा। यहाँ से देखो कॉमन लूँ तो माइनस का गामा -1, और ऊपर वाले में भी जो K पड़ा है, और ये वाला मैं माइनस में ले रही हूँ V2 गामा माइनस गामा प्लस 1 माइनस का V3 माइनस गामा प्लस 1 माइनस का, ये मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, जब कॉमन लिया तो इस नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया। मैं ये स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, K V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस का V3 माइनस गामा प्लस 1, K का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कल किया था, तो 1 ओवर में गामा माइनस 1, यहाँ पे देखो क्या आएगा, K V2 माइनस गामा V2 माइनस K V3 माइनस गामा V3, यही है। तो ये क्या बन गया P2, यहाँ पे क्या बन गया P3, तो यहाँ से W क्या आएगा 1 ओवर में गामा -1। ये जो कर्व्स है ये आपको हर एक एडियाबैटिक हर प्रोसेस में अलग अलग नहीं बनाने, एक साथ ही बनाएंगे, मैंने तो समझाने के लिए अभी यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे देखो क्या K यहाँ पे क्या बना P2 V2 माइनस P3 V3, तो PV RT के इक्वल होता है। जब यहाँ तक आया था P2 V2 यानी कि यहाँ तक है,
तब टेम्परेचर तो T1 है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा RT1, W2 है ये। देखो W2 की वैल्यू क्या आई, 1 ओवर में गामा -1, P2 V2 की वैल्यू क्या है RT1, और P3 V3 मतलब यहाँ पर पहुंच गया। यहाँ तक क्या उसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ। कब तक रहा, जब तक कि टेम्परेचर T2 ना पहुंच जाए। मतलब इस केस में P3 V3 की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि PV इक्वल्स टू RT है, वहां से मेरे पास क्या आ जाएगी RT2, क्योंकि टेम्परेचर क्या था T2, तो R कॉमन ले दिया, T1 - T2 गामा -1 का W2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब 2 बार तो सिस्टम ने वर्क किया, 2 बार उसका एक्सपेंशन कराया। अब हम तीसरा प्रोसेस करेंगे। वो क्या था, मैंने बोला था 2 बार एक्सपेंशन है, 2 बार ही कंप्रेशन है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो ये हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन कराते हैं। कंप्रेशन कराने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस ये जो वर्किंग सब्सटेंस था इसके ऊपर ये जो पिस्टन है, 2 बार तो सिस्टम ने वर्क करा, अब हम क्या करेंगे, इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएंगे, क्योंकि प्रेशर घट चुका है। अब हमें प्रेशर बढ़ाना है, प्रेशर बढ़ेगा तभी वो अपनी इनिशियल स्टेज में, जिसको हमने P1 V1 लिया है, वहां पर पहुंचेगा। तो फोर्स लगाएंगे ताकि वो इनिशियल स्टेज में आए। तो जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर देखो क्या आ जाएगा, घट जाएगा। सॉरी, प्रेशर बढ़ेगा, नीचे की ओर आएगी, प्रेशर ऑब्वियस है बढ़ेगा, वो मैंने बता दिया था, और वॉल्यूम क्या घट जाएगा। तो ये जो कर्व हो जाएगा, वो ये अलग अलग कर्व मत बताना, कार्नोट साइकिल का एक ही कर्व बनाना। तो देखो मैंने आइसोथर्मल का वर्क डन एक निकाला है। मेरे पास W1 की वैल्यू थी, वो क्या था R, W1 की देखो वैल्यू क्या है RT1 log V2/V1, यहाँ पे 2.303 भी था, ये W1 था। मैं करा क्या रही हूँ, कंप्रेशन है तो आइसोथर्मली। तो वहां से मुझे क्या पता चल रहा है, इनिशियल स्टेज में लाने के लिए आइसोथर्मल कंप्रेशन करा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा। तो टेम्परेचर तो अभी भी T2 रहेगा, लेकिन प्रेशर देखो बढ़ रहा है। प्रेशर क्या आ गया, P4 V4, प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है, आइसोथर्मल करा रहे हैं। तो मैंने पहले क्या लिया, देखो RT1 log V2/V1, तो मेरा टेम्परेचर अब T2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V4/V3, फाइनल और इनिशियल का ही डिवाइड था, तो मैं डायरेक्ट W3 लिख देती हूँ। वो क्या आ जाएगा 2.303 RT2 log V4/V3। इसके अकॉर्डिंग तो यही बन रहा है। मैं इसको एक और चीज लिख सकती हूँ, वो क्या, माइनस का 2.303 RT2 log V3/V4। कैसे लिख सकती हूँ मैं, log V4/V3 को log V3/V4 का इनवर्स लिख सकती हूँ। उल्टा किया तो मैंने इनवर्स लिख दिया। अब log में क्या है, पावर आगे आ सकती है, तो मैंने वो -1 था, माइनस आगे लिख दिया। तो इसको डायरेक्ट कर देना, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो कर्व मैंने यहाँ तक बना दिया। अब एक बार कंप्रेशन हुआ है, लेकिन प्रेशर अभी भी मेरे पास इनिशियल नहीं आया, P1 V1 नहीं आया, तो फिर से इसका कंप्रेशन कराते हैं। लेकिन अब की बार कैसा कराएंगे, ये कर्व थोड़ा सा सही नहीं बना, अब की बार कैसा कंप्रेशन कराएंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन कराएंगे, थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है। ठीक है, एडियाबैटिक कंप्रेशन कराएंगे। एडियाबैटिक करा रहे हैं तो अब मुझे क्या है, इसका टेम्परेचर, कंप्रेशन करा रहे हैं, एडियाबैटिक करा रहे हैं, प्रेशर हम लगा रहे हैं, तो मतलब क्या है, अब कंप्रेशन होने से क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि हीट तो बाहर निकल नहीं रही है और हम मॉलिक्यूल्स को लगातार एक फोर्स दे रही है। तो देखो फाइनल स्टेज से इनिशियल में लेके आ रहे हैं, तो टेम्परेचर इसका कितना कर देंगे, कंप्रेशन में इतना देर तक कंप्रेस करेंगे कि टेम्परेचर कितना आ जाए, सोर्स के टेम्परेचर T1 के बराबर आ जाए, और क्या है, हमें इनिशियल स्टेट मिल जाए। तो ये एक साइकिल पूरा हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, कार्नोट साइकिल बोलते हैं। फिर से वो इनिशियल स्टेज में आ गया, अलग अलग प्रोसेसेस से होकर। तो देखो फोर्थ क्या करा रहे थे हम, एडियाबैटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन को मैं एक बार P लिख रही हूँ, ठीक है, कंप्रेशन।
तो देखो मेरे पास W2 की वैल्यू पड़ी है, करा तो हम अभी भी कंप्रेशर रहे हैं। तब क्या था, पहले टेम्परेचर T1 से T2 हुआ था, ठीक है। तो अभी हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, देखो T1 से T2 हुआ था, अब हमारा टेम्परेचर T2 से T1 हो रहा है। तो मैं बिल्कुल ऐसा ही लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, T2 माइनस T1 हो जाएगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब अगर मैं कार्नोट साइकिल का नेटवर्क देखूं तो वो क्या हो जाएगा, चारों का सम हो जाएगा नेटवर्क। तो टोटल वर्क देखते हैं क्या होगा, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 से वैल्यू लिखते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, 2.303 RT1 log V2 by V1 प्लस W2 की वैल्यू क्या थी, RT1 माइनस T2 ओवर में गामा माइनस 1। W3 की वैल्यू क्या थी, माइनस का 2.303 log 10 बेस आई है, ठीक है। V3 ओवर में V4 प्लस R ओवर में गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। ये टर्म्स आपस में देखो कैंसिल हो सकती है, कैसे देखते हैं कैसे। 2.303 RT1 log V2 by V1 10 हटा रही हूँ मैं, प्लस RT1 माइनस T2 ओवर में गामा माइनस 1 माइनस 2.303 RT2 log V3 by V4। और मैं माइनस का कॉमन ले रही हूँ, माइनस कॉमन लूंगी तो यहाँ पे T1 माइनस T2 हो जाएगा ओवर में गामा माइनस 1। ये दोनों टर्म्स क्या है, प्लस माइनस और सेम है तो कैंसिल हो गई। तो वर्क क्या बचेगा, देखो W इज इक्वल्स टू 2.303 T1 log V2 ओवर में V1। या फिर एक काम करते हैं, ये वाला मैं हटा के यहाँ पे इसको नेचुरल लॉग में ले देती हूँ, ई में लिख देती हूँ, माइनस RT2 log E बेस V3 ओवर में V4। ये मैंने 2.303 हटा करके नेचुरल लॉग में लिख दिया, वो इसलिए लिखा मुझे बार बार 2.303 लिखना ना पड़े। अगर वैसे लिखोगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये वर्क क्या रहा है, सिर्फ आइसोथर्मल का रहा है। अब आपने एक चीज़ पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस में du 0 होने से dq इज इक्वल्स टू वर्क डन के इक्वल आ गया, या dw, मैंने यहाँ पे वर्क डन w लिया तो वो w के इक्वल आया। और dq क्या है, q चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वही है। हमने एनर्जी जो है इनिशियल स्टेज में कितनी दी थी, Q1, यही दी थी हमने जब इस सोर्स के ऊपर क्या है, इस सोर्स के ऊपर सिलेंडर को रखा था। कुछ सही नहीं बना है, ये मैं इंसुलेटिंग को शो कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा डार्क। तो इसके ऊपर जब आपने एक सिलेंडर रखा था जिसके अंदर क्या है, ये गैस भरी हुई है, ये पिस्टन है, तो उस केस में क्या है, Q1 एनर्जी दी गई थी और Q1 एनर्जी दी थी W वर्क के इक्वल है। तो Q1 एनर्जी जब दी थी तो हमारे पास वर्क क्या था, RT1 log E बेस V2 by V1, यही था। तो मतलब उस केस में Q1 के इक्वल आ रहा था W। तो फिर मैं यहाँ पे क्या एफिशिएंसी में डायरेक्ट डिवाइड लगा देती हूँ इसका, देखो कैसे। देखो नीटा हमारा क्या था, W ओवर में जितनी हीट हमने दी है वो, तो देखो नीटा क्या था, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है, वर्क डन ओवर में हीट जो दी है, तो वर्क डन तो W है, हीट हमने क्या दिया है, Q1 के इक्वल दिया है। तो यहाँ से हम क्या है, कल इसको कंटिन्यू करेंगे जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे और देखेंगे कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% आ रही है या नहीं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।